Hey everyone, welcome back to Bubble Tales। चलिए आज के अमेजिंग वीडियो के सफ़र पर। आज की कहानी जो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ वो काइंड ऑफ रीबर्थ पर बेस्ड है। देखा जाए तो इस पर बहुत बात हो सकती है, पर इतना याद रखिए कि ये एक फिक्शनल वर्क है। इसमें ज़्यादा थियोरीज लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सस्पेंस को बनाए रखते हुए बस हमारे किरदारों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है वांगची। हाँ, ये एक मॉडर्न शियानवांग फैन फिक्शन है। तो कहानी का मुख्य किरदार है वांगची, उसका साथी वी वुशियान, फिर एक बेबी शिजुई और वांगची का अल्फा जिन जिशुन। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी कहानी द टाइम वी लॉस्ट। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं वांगची को, जिसकी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी। वो बीमार था, पर फिर भी काम करना तो ज़रूरी था, क्योंकि इस घर में अकेला वो ही तो था जो कमा रहा था। उसका छोटा बेबी शिजुई, उसे भी तो वांगची को ही संभालना था। इतनी मिन्नतों के बाद उसे शिजुई मिला था, मतलब उसने पैदा किया था। हाँ, शिजुई को पाने के लिए वांगची ने पता नहीं कितने टेम्पल्स के चक्कर लगाए होंगे, पता नहीं क्या कुछ किया होगा, तब जाके शिजुई उसकी झोली में आ गिरा था। शादी के लगभग 12 साल बाद तक वांगची को कोई औलाद नहीं थी, लेकिन आज जाकर शिजुई उसे मिला था। वो 10 साल का बच्चा पूरी तरह से वांगची पर ही डिपेंड था। उसका अल्फा जिनजिशुन वो तो किसी काम का नहीं था। जब तक वांगची जवान था, खूबसूरत था, तब तक तो जिनजिशुन उसे प्यार का दिखावा करता था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी और वांगची एक बेबी के लिए तड़पने लगा, वैसे वैसे जिनजिशुन ने वांगची को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, क्योंकि वांगची दुनिया में कुछ भी नहीं चाहता था। वो तो बस ये चाहता था कि उसका सम्मान बरकरार रहे। जिस ऐंठ के साथ वो जिनजिशुन के लिए अपना घर छोड़कर आया था, बस उसका वो फैसला उसे ज़िंदगी भर गलत ना लगे, इसलिए वांगची हमेशा मेहनत करता था, बहुत तड़पता था। उसके पास कोई लग्जरी नहीं थी। वो एक अच्छी फैमिली से आता था, यहाँ तक कि जिनजिशुन भी एक अच्छी फैमिली से आता था। लेकिन जब इन दोनों ने भागकर शादी करने का तय किया, तब दोनों की फैमिलीज़ ने इनकी तरफ मुंह मोड़ लिया। इस वजह से वांगची बहुत परेशान रहता था। वो अपने फैमिली को कुछ करके दिखाना चाहता था, अपना नाम बनाना चाहता था, पर जिनजिशुन वो तो शायद कभी सीरियस टाइप का बंदा था ही नहीं। उसके लिए हर चीज़ बस एक मजाक थी। बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उससे ज़्यादा उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। हाँ, वांगची चाहिए था हर वक्त फ़ायदा उठाने के लिए। शायद इससे ज़्यादा वांगची और जिनजिशुन का रिश्ता कभी था ही नहीं, या शायद वांगची ही पागल था जो अपनी शादी से बस एक रात पहले जिनजिशुन के फुसलाने पर अपनी शादी छोड़कर उसके साथ भाग आया था, क्योंकि जिनजिशुन एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था। हाँ, वांगची की शादी तय हुई थी उसके बड़े ओमेगा भाई लान सिचेन के हस्बैंड के मुंह बोले भाई के साथ, जो किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता था। शायद इसी वजह से वांगची उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि वांगची लान फैमिली से बिलोंग करता था और वो बस अपना स्टेटस कायम रखना चाहता था। शायद इसीलिए वांगची ने अपनी कॉलेज ईयर्स में भी सिर्फ जिनजिशुन के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया था, क्योंकि उसकी परवरिश ही शायद इसी तरह से हुई थी कि उसे एक रॉयल फैमिली में जाना है, अच्छे घर में जाना है। और कुछ चुनिंदा ही रॉयल फैमिलीज़ थी जिनमें बहुत ही गिने चुने अल्फा थे जो वांगची के लायक थे। या तो उनकी उम्र में काफ़ी अंतर होता, या फिर वो पहले से ही एंगेज्ड होते, जैसे कि नी मिंगचे,
पहले से ही लाल सिचिन के साथ एंगेज थे। जियांग चेंग पहले से ही वेन रूहान की भतीजी के साथ एंगेज था। जिन जिशुआन जियान यांगली के साथ, और कुछ ऐसे ही। मतलब ऑल इन ऑल वांगजी के पास बहुत ही कम ऑप्शन थे। कुछ वेन चाओ, वेन चू वगैरह, मतलब वेन फैमिली के बच्चे जो दिल फेक आशिक थे, हर किसी के साथ उनका चक्कर हुआ करता था। या फिर जिन क्लान से ये जिन जिशुन। वैसे तो जिन जिशुन ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा तीसमार खान था जिसके पीछे वांगजी पागल हो जाता, पर वांगजी के सामने कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। शायद इसीलिए वांगजी ने जिन जिशुन के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया और तभी से वो दोनों बॉयफ्रेंड्स बन गए। पर रिश्ते में आने के बाद भी वो वांगजी ही था जो अपने रिश्ते के लिए 100% दे रहा था। जिन जिशुन तब भी बहुत ही ज़्यादा गैर जिम्मेदार तरह का था, क्योंकि उसके लिए बस ऐश करना, घूमना फिरना, लोगों के साथ बातें करना या फिर कुछ पार्टीज़ वगैरह में जाना, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। वांगजी उसके लिए हमेशा सेकेंडरी आता था। शायद इसी वजह से वांगजी के चेहरे की मुस्कुराहट जो उसके भाग जाने के बाद चली गई, वो कभी भी नहीं लौटी। पर वांगजी ज़िद्दी था। वो कभी लान फैमिली के पास वापस नहीं गया। वो मेहनत करता रहा। क्या कुछ नहीं किया उसने। ट्यूशन लेने से लेकर टॉयलेट साफ़ करने तक हर काम किया ताकि वो अपनी फैमिली को संभाल सके, कुछ अर्न कर सके, क्योंकि उसका अल्फा नाकारा था। उसकी फैमिली के पैसों पर जिंदा था, पर उसकी फैमिली वो वांगजी को आए दिन ताने सुनाते रहती थी कि एक तो बांझ, ऊपर से मुफ्त के टुकड़े तोड़ रहा है। इसलिए वांगजी हमेशा काम करता था। उसने ना अपने शरीर की परवाह की, ना ही अपनी फीलिंग्स की। हमेशा वो काम में खुद को बिजी रखता था ताकि उसे ये ताने न सुनने पड़े कि वो किसी के पीछे भागा हुआ, मतलब हाथ पकड़कर भागा हुआ लड़का है। पर किस्मत उसके साथ इतनी भी मेहरबान नहीं थी। शादी के 5-6 साल बाद तक तो सब लोग चुप रहे। फिर उसे एक्सपेक्ट किया जाने लगा उनके वंश का वारिस। वैसे तो वंश कहलाने लायक था क्या, क्योंकि जिन जिशुन की फैमिली जिन जिशुआन के तलवे चाटने के अलावा करती ही क्या थी। पर वांगजी अपनी ज़बान से ये सारी बातें कह नहीं सकता था, इसलिए वो बस चुप था, सब कुछ देख रहा था, सह रहा था और किसी तरह से सरवाइव करने की कोशिश कर रहा था। फिर लगभग 12 साल बाद एक बार भगवान ने उसकी सुन ली और उसे एक बेटा हुआ, प्यारा सा शिजुई। वैसे उसके और रुलान के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। शिजुई बचपन से ही वांगजी को देखता आया था, किस तरह से वांगजी परेशान होता है, कितना ज़्यादा काम करता है। इसलिए शिजुई के डिमांड्स भी कभी ज़्यादा नहीं थे। वो हमेशा अपनी माँ की तकलीफ़ को जानते हुए उसकी हो सके तो मदद करने की कोशिश करता था, या फिर पढ़ाई वगैरह करके किसी तरह से वांगजी को खुश रखने की कोशिश करता था। जहाँ एक तरफ जिनलिंग यानी जिन रुलान अपने फादर के बिजनेस को संभालते हुए एक राजकुमार की ज़िंदगी जी रहा था, वही शिजुई एक आम बंदे की ज़िंदगी जी रहा था, क्योंकि उसके पास कुछ था भी नहीं। उसके पिता जो दूसरे के टुकड़े पर पल रहे थे, वो उसे क्या ही लग्जरी देंगे, और अगर देंगे भी तो उसके लिए उसे 100 ताने सुनने पड़ेंगे। इसलिए वांगजी ने अपनी ज़रूरतें हमेशा मिनिमल रखी थी, और इसी तरह से आज वो एक पार्टी में एक वेटर का जॉब करने के लिए आया था। ये पार्टी एक बड़ी ही नामचीन फैमिली से थी, क्योंकि इस होटल की लग्जरी देखकर ही वांगजी समझ पा रहा था कि ऐसी पार्टी बस ये 5 बड़े बड़े क्लान के लोग ही दे सकते हैं, वरना तो कोई और ऐसी पार्टी थ्रो कर ही नहीं सकता। वांगजी को अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे। उसके बर्थडेज पे भी ऐसी ही पार्टी हुआ करती थी। पर जब से उसने अपने फैमिली से रिश्ता तोड़ा है, तब से वो ऐसे बड़े लोगों के बीच में कभी भी नहीं गया। बस इस बार शिजुई थोड़ा सा बीमार था,
इसलिए वांगजी को मजबूरन ये जॉब लेना पड़ा। वैसे उसकी पढ़ाई आधे में ही छूट गई थी। शायद इसी वजह से कहीं उसकी परमानेंट अच्छी जॉब भी नहीं लगी और वांगजी को ऐसे ही छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करना पड़ रहा था, क्योंकि रहता तो वो एक अच्छे खासे घर में था, पर उनका रोज़मर्रा का खर्चा चलाने के लिए उसके पास कोई और ज़रिया नहीं था। उसका हस्बैंड किसी की जी हुजूरी करके थोड़े बहुत पैसे लाता था और वो अपने ही खर्चे में उड़ा देता था। शराबी जो था, अपनी फैमिली और कज़न की हेल्प से उसने कुछ 2-3 छोटे मोटे बिजनेसेस ट्राई किए थे, पर उसमें उसको लॉस हुआ, जिसके बाद से उसने शराब को अपना साथी बना लिया। फिर तो वांगजी की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। ना तो परिवार से कोई ध्यान देता था, ना ही वांगजी के पास कोई और रास्ता था खुद कमाने के अलावा। ऊपर से शिजुई की भी जिम्मेदारियां थी। वो भी शिजुई को वही लाइफस्टाइल देना चाहता था जो बाकियों को मिल रही है। बहुत मुश्किल था, पर वो दिन रात एक कर देता था ताकि ताकि आगे चलकर कभी उसका बेटा उसे ये ना कहे कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। पर शायद ऐसा कभी नहीं होगा। शिजुई समझदार था, वांगजी की तकलीफ़ें देख रहा था, अपने अल्फ़ा फादर को भी देख रहा था, जो बस एक नकारा की तरह घर में बैठा रहता था, शराब पीता रहता था या वांगजी का अपमान करता रहता था। परिवार में जब भी कोई गैदरिंग होता, कोई उत्सव होता, सब लोग वांगजी को कैसे ऊंची नज़रों से देखा करते थे, उसे भागा हुआ कहा करते थे। शिजुई को बहुत सारी बातें समझ भी आती थी, लेकिन वो कर ही क्या सकता था। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माँ को सहारा दे सकता था। इसलिए आज भी बीमार होने के बावजूद उसने वांगजी से कहा कि वो अपना ख्याल रख लेगा। वो कल अस्पताल चलेंगे डॉक्टर के पास, लेकिन आज वांगजी को काम पर जाना चाहिए। वांगजी भगवान के भरोसे अपने बेटे को छोड़कर आज काम पर निकल आया था। पहली बार वो अपने शेल से निकलकर बाहर की दुनिया में ऐसे बड़े लोगों के बीच में था, क्योंकि जिन फैमिली में जितनी भी गैदरिंग्स हुआ करती थी, वहाँ पर वांगजी को एक नौकर से ज़्यादा ट्रीट नहीं किया जाता था, जिस वजह से वांगजी उन पार्टीज़ में शामिल भी नहीं होना चाहता था। फिर धीरे धीरे सबसे उनकी दूरियां बनती गई, जिसके बाद से वांगजी ने उन सब पार्टीज़ में शामिल होना भी बंद कर दिया। फिर उसकी ज़िंदगी की लड़ाई चलती रही और आज फिर से एक बार वो उसी सिटी में चला आया था काम करने के लिए। वैसे उसके दोस्त भी काफ़ी सारे बन चुके थे, जो उसे ऐसे छोटे मोटे कामों का बता दिया करते थे, जहाँ वांगजी दिन के हिसाब से सैलरी ले सकता है और कभी कभार होने वाले अचानक के खर्चों को वो पूरा कर सकता है। इसलिए आज भी वो यहाँ था, इस पार्टी में वेटर के कपड़े पहने हुए सब लोगों को सर्व कर रहा था। वो जानता था ज़्यादातर लोग उसे नहीं पहचानेंगे, क्योंकि बहुत वक्त बीत गया था जब वांगजी ऐसी इलाइट दुनिया का हिस्सा हुआ करता था। पार्टी बिल्कुल अपने उफान पर थी, तभी पार्टी के होस्ट ने अचानक खड़े होते हुए कहा, तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सब लोगों का इस पार्टी में स्वागत है और मैं लान जोशे आज ये ऐलान करना चाहता हूँ कि हमने अपने बिजनेस की एक नई ब्रांच खोल दी है। लान नाम सुनकर वांगजी काफ़ी चौंक गया, क्योंकि उसने किसकी पार्टी होने वाली है ये तो देखा ही नहीं था। उसे काम की ज़रूरत थी और वो अपने काम पर आया था, पर ये पार्टी तो लांस की थी। लांस जोशे, उसे याद आया, ये भी तो उसी के क्लास में पढ़ता था। हाँ, उसके जितना तेज़ नहीं था, ना ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, पर चलो अच्छी बात है, उसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी तरक्की कर ली है, एक और बिज़नेस खोलने जा रहा है। ये सोचकर वांगजी को उसके लिए अच्छा लगा। अगर किस्मत ने कुछ और खेल खेला होता या वांगजी उस रात भागता नहीं जिनजेशुन के लिए, तो शायद वांगजी की ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही होती या कुछ अलग। उसे ज़्यादा तो पता नहीं था, पर फिर भी उसे सुशे के लिए बड़ी खुशी हो रही थी। तभी सुशे के हाथ में हाथ देते हुए एक और पर्सन आया।
और वांगजी बस उसे देखकर पहचानने की कोशिश करने लगा। उसने चश्मे पहन रखे थे, बाल काफ़ी सफ़ेद हो चुके थे। वो आदमी लगभग 50 साल के आसपास लग रहा था। चेहरे पर काफ़ी रिंकल्स थे। वांगजी को वो चेहरा कहीं न कहीं जाना पहचाना लग रहा था। वो याद करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे अब भी वो चेहरा सही से याद ही नहीं आ रहा था। "कांग्रेचुलेशंस डार्लिंग," उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, और सुशे ने उसे बाहों में लेते हुए उसकी चीख पर किस किया। और फिर सब लोग उन्हें टोस्ट करते हुए पार्टी एंजॉय करने लगे। कुछ लोग उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाकर उसे कंग्रेचुलेट करने लगे। "कांग्रेचुलेशन मिस्टर वी, आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सक्सेसफुल हुए। आपको अपने बिजनेस के लिए बहुत सारी बधाइयाँ।" ये कहते हुए लोग उस बूढ़े व्यक्ति को बहुत सारी विशेष दे रहे थे, उसे बधाइयाँ दे रहे थे। और वांगजी जो वहीं से गुजर रहा था, वो बस दंग रहकर ये सारी बातें सुन रहा था। "मिस्टर वी, मतलब वी वूशियान, वी वूशियान," वांगजी याद कर रहा था। हाँ, ये वही पर्सन है जिसके साथ वांगजी की मैरिज होनी थी, और वांगजी ने उस चीज़ के लिए मना कर दिया था। ये नीमिंगजे का भाई था, पर आज ये यहाँ लान सुशी के साथ कैसे? वांगजी को उतनी तो हिस्ट्री पता नहीं थी, शायद कुछ हुआ होगा। ये सोचकर वांगजी वहाँ से जाने लगा। पार्टी काफ़ी देर तक चलती रही। अब सुशे अपने गेस्ट के बीच में बिजी था और वांगजी मेहमानों को सर्व कर रहा था। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा, तो वांगजी बस स्टंट होकर वही खड़ा रह गया। जिस चीज़ का उसे डर था, शायद अभी उसका उसी से सामना होने वाला था। वांगजी पूरी पार्टी में बस चुप रहा था, बस किसी तरह से ये वक्त बीत जाए, जिसके बाद वांगजी अपने रास्ते फिर वो दोबारा इस एलाइट लोगों के बीच में कभी भी नहीं आएगा। पर उसकी किस्मत शायद उतनी भी अच्छी नहीं थी। वो पास्ट जो वो पीछे छोड़कर आया था, शायद उसका सामना करने का वक्त आ गया था। वांगजी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा था। उसके हाथ में वही सर्विंग ट्रे था जिसमें बहुत सारे ड्रिंक थे, और वांगजी को उन्हें संभालना था। पर शायद वो जिस तरह से खड़ा हुआ था, जिस आदमी ने उसे पीछे से उसका हाथ पकड़ा था, वांगजी शायद अपने हाथ के उस ट्रे को कंट्रोल नहीं कर पाया, और वो सारे ड्रिंक्स नीचे गिर गए, जिससे सब लोगों का ध्यान बस उसी तरफ चला गया। वांगजी सर नीचे करके बस वहाँ खड़ा था, और सारे लोग उसी की तरफ देख रहे थे। उसका जो टीम लीडर था, वो वहाँ पर आकर वांगजी के सामने खड़ा हुआ और ज़ोर से चिल्लाया, "व्हाट द हेल इज़ दिस? अगर तुम्हें ठीक से काम नहीं करना आता तो तुम करते क्यों हो? इतना सा भी ध्यान नहीं रख सकते? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी पार्टी को ऐसे खराब करने की? तुम्हें पता भी है इन सब की कॉस्ट कितनी है? तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की सैलरी देकर भी इस नुकसान को नहीं भर पाओगे। बेवकूफ़ फटीचर कहीं के।" वो आदमी वांगजी की बेइज्जती करता रहा, और वांगजी बस सर नीचे झुकाए उसकी सारी बातें सुन रहा था। तभी पीछे से किसी ने कहा, "मुंह बंद करो अपना, तुम जानते भी हो ये कौन है?" इस बात पर वो आदमी एक पल के लिए शांत हो गया। तभी पीछे वाले आदमी ने कहा, "ये लान फैमिली का छोटा बेटा है, लान वांगजी, तो आइंदा से ज़बान संभाल कर बात करना।" पर तभी उस आदमी को झिझोड़ते हुए सुशे उसके पास आ गया और बोला, "हस्बैंड, आपको बड़ी दया आ रही है इस पे? शायद आप अभी भी भूले नहीं इसे। क्यों, सही कहा ना मैंने?" वी वूशियान को सुशे ताना मार रहा था। शायद वूशियान की ज़िंदगी भी कुछ उतनी खुशहाल नहीं थी जितनी उस चकाचौंध में लग रही थी। वांगजी ने बस एक पल के लिए वूशियान की तरफ देखा, अपना सर नीचे झुकाया, और झुककर माफ़ी मांगते हुए वो वहाँ से चला गया। इधर वूशियान, वो भी बस वांगजी को जाते हुए देखता रहा।
किस्मत और समय कितने बुरे होते हैं, किसी पर रहम नहीं करते। वांगची के शादी से एक दिन पहले निकल जाने के बाद लान फैमिली ने कंपनसेशन के लिए किसी और ब्राइड को भी वुशियान के बगल में खड़ा कर दिया। तब तक तो वुशियान को पता भी नहीं था कि उसकी शादी किससे हो रही है। वो सुशे था। शायद सुशे की फैमिली ने लान फैमिली से कह दिया था कि वो चाहे तो उनके बेटे को वांगची की जगह खड़ा रख सकते हैं ताकि उनकी इज्जत बची रहे। पर ये फैसला कहीं ना कहीं बहुत बुरा था, क्योंकि इससे बहुत सारी जिंदगी अफेक्ट हुई। लान परिवार ने वांगची के नाम की जो भी कुछ प्रॉपर्टी थी वो सुशे के नाम कर दी, जिस वजह से सुशे भी वुशियान की छाती पर बैठकर उसे अपनी रईसी का रौब दिखाने लगा। नो डाउट वी वुशियान ने उसके बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाला, पर लान सिचेन की ये क्लान में इन एलाइट लोगों के बीच में बड़ी बदनामी हुई, जिस वजह से उन्होंने सब लोगों के बीच में आना बंद कर दिया। लान शिरेन तो लान वांगचू के चले जाने के बाद सदमे से ही इस दुनिया को अलविदा कर चुके। वांगची का कोई नहीं रहा, ना वो अपने भाई के पास जा सकता था, ना ही उसके फैमिली में कोई और बचा था। उसका एक गलत फैसला उसके अपनों को कितनी तकलीफ दे गया, ये वांगची देख पा रहा था। पर जो बीत गया उसे अब वो किसी भी तरह से सुधार नहीं सकता। अब उसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना था, अपने सिचुएशन के लिए खड़ा होना था। बस इसीलिए वो लड़ रहा था। पर शायद आज का काम तो उसके हाथ से निकल गया, इसके पैसे उसे नहीं मिलेंगे। वांगची बस नमा के लिए अपने घर की तरफ लौट रहा था। कुछ आधा रास्ता तय करने के बाद वांगची ने अपनी आंखें पोंछ ली, क्योंकि सुजुई के सामने वो कमज़ोर नहीं पड़ सकता। वैसे भी वो बच्चा इतने दिनों से बीमार चल रहा है। वांगची ने सोचा था कि आज जब उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी वो शिजुई को एक अच्छे से डॉक्टर से दिखाएगा, क्योंकि जो उनका लोकल डॉक्टर था वो तो बस इतना ही कहता था कि बुखार है, ये दवाई खा लो ठीक हो जाएगा। पर लगातार 3 हफ्तों तक शिजुई का बुखार ऐसे ही चल रहा था और आज भी वांगची के पास कुछ भी नहीं था। वो खाली हाथ अपने घर के लिए लौट रहा था। वो घर जो लगभग 50 साल पहले बनाया गया था उसके सास ससुर के द्वारा, जो अब काफ़ी हद तक टूटने को आया था, पर वांगची उसे रिपेयर भी नहीं करवा सकता था। पैसों की किल्लत थी हर तरफ से। वैसे भी जिस ज़मीन पर वो घर बंधा हुआ था वो भी कब की बिक गई थी किसी और को, और वो लोग भी वांगची को घर खाली करने के लिए कह रहे थे। वांगची बस परेशान हो रहा था कि वो कैसे इन सब से निकले। खैर अभी तो वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बस घर लौटा। दरवाज़ा खोलकर उसने अंदर से बंद किया और फिर वो अपने कमरे में जाने लगा, जहाँ शायद शिजुई अभी सोया हुआ है। वांगची ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। शिजुई सच में सोया हुआ था, तो वांगची उसके करीब चला गया। पर बेड के दूसरी तरफ जाते जाते वांगची के पैर वहीं थम गए, क्योंकि वहाँ नीचे कुछ गिरा हुआ था। वांगची ने तुरंत लाइट ऑन कर दी तो पाया वहाँ नीचे खून ही खून है। वांगची दौड़कर शिजुई के पास गया। उसका सर अभी भी बहुत ज़्यादा तप रहा था। उसने शिजुई को उसी हालत में उठाया और तुरंत बाहर की तरफ दौड़ने लगा। शिजुई की सांसें चल रही थी, बस बहुत धीमी थी। वांगची पागलों की तरह रोते हुए बस दौड़ रहा था। वो शिजुई को लेकर अपने पास ही के अस्पताल में गया, पर उस डॉक्टर ने शिजुई को चेक करके कहा कि इसे शायद बहुत गंभीर बीमारी हुई है, आपको इसका प्रॉपर स्कैन करना पड़ेगा। तो आप कर दीजिए। वांगची ने कहा, पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं पैसे कहीं से जोड़ लूँगा। उस डॉक्टर ने कहा, क्या हम आपको जानते नहीं है वांगची? हमें पता है आपके घर की हालत उतनी भी सही नहीं है, फिर भी हमें लगता है इसे सिटी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका इलाज नहीं हो सकता।
हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं नहीं हैं। फांगशी अब रोते हुए शिजुई को वहाँ से ले जाने लगा। उसके पास किसी रिक्शा के किराए के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर भी फांगशी रिक्शा में बैठा और वो रिक्शा आगे बढ़ने लगा। फांगशी बार बार शिजुई के सर को चेक कर रहा था। उसे बस एक ही डर लग रहा था कि कहीं शिजुई का कुछ हो ना जाए। वो अपनी गरीबी, अपने अल्फा, अपने परिवार सबको कोस रहा था, अपनी किस्मत को कोस रहा था कि क्यों क्यों उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। अभी वो रिक्शा आगे चल रहा था और फांगशी लगातार रोए जा रहा था। तभी उस रिक्शा वाले ने कहा, शायद आपने कोई गलती की होगी अपनी ज़िंदगी में, जिस वजह से आपको ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। फांगशी ने उसकी बात सुनी और वो सोचने लगा, गलती, हाँ, गलती तो हुई है उससे। वो अपना घर छोड़कर आया, किसी की परवाह नहीं की, न अपने अंकल की, जो हमेशा उसे इज्जत का पाठ पढ़ाया करते थे। उस वक्त तो फांगशी को लगा कि एक बार वो शादी करके आएगा, फिर अपने अंकल को मना लेगा। पर उसे क्या पता था, जैसे ही वो घर छोड़ देगा, उसके अंकल इस दुनिया को ही छोड़ देंगे। और फिर सारी बातें बिगड़ती गई। न फांगशी अपने घर लौट पाया, ना ही उसके वो सपने पूरे हुए जो उसके अल्फा ने उसे दिखाए थे। जिन शिशुन ने, जिसका कहना था कि वो एक रॉयल परिवार से आता है, इस वजह से फांगशी को उसके साथ रहना चाहिए, ना कि किसी अनजान अनाथ लड़के से शादी करनी चाहिए जिसके परिवार का कोई अता पता नहीं है। और फांगशी को उस वक्त ये सारी बातें सच लग रही थी। उसे अपने परिवार पर थोड़ा भरोसा दिखाना चाहिए था, अपने भाई पर थोड़ा भरोसा दिखाना चाहिए था। शायद यही वजह थी कि फांगशी को उन सब की बददुआएं लग गई थी। फांगशी अब खुद को ही कोस रहा था कि क्यों क्यों उसने ऐसा किया। पहले इतने सालों तक उसका कोई बच्चा नहीं हुआ और अब जब हुआ है तो फांगशी उसे एक अच्छी ज़िंदगी भी नहीं दे पा रहा है, उसका ख्याल तक नहीं रख पा रहा है। फांगशी ने गहरी सांस ली और फिर से एक बार शिजुई की तरफ देखा। काश अगर उसके हाथ में होता तो वो समय में पीछे चला जाता और वो सब गलतियां करता ही नहीं जो उसने की है। अगर वो ज़िद्दी नहीं होता तो जब उसके अल्फा ने उसे जिन शिशुआन के पैरों में गिरकर उसे माफ़ी मांगने के लिए कहा था, जियांग यानली से माफ़ी मांगने के लिए कहा था, तब फांगशी का ईगो बीच में नहीं आता। शायद उसका अल्फा अपने बिजनेस को नहीं खोता, शराबी नहीं बनता। फांगशी का ईगो और उसके गलत डिसीजन आज उसे इस स्तर पर ले आए थे। फांगशी ने अपनी गोद में लेटे हुए शिजुई की तरफ देखा और अचानक से उसे झटका सा लगा। उसने शिजुई की सांसें चेक की जो नहीं चल रही थी। फांगशी अब जोर से शिजुई का नाम पुकारने लगा, जोर जोर से रोने लगा। उसने शिजुई को हिलाया पर शिजुई नहीं जगा। रिक्शा वाले ने भी वो रिक्शा वहीं रोक दी। फांगशी अब रिक्शा से उतर गया। वो रिक्शा वाला वहाँ से चला गया। उसने फांगशी से पैसे भी नहीं मांगे। फांगशी अभी नदी के एक ब्रिज पर था। ऊपर से बारिश हो रही थी और फांगशी बहुत ज़ोर से रो रहा था, ज़ोर ज़ोर से हर किसी को कोस रहा था। हर किसी को मतलब हर किसी को, अपने अंकल, भाइयों, पीयू, शियान से लेकर हर किसी को कोस रहा था। जिन जिशवान, उसकी फैमिली, यहाँ तक कि खुद को भी। आज इन सब की वजह से ही फांगशी इस स्तर पर है। आखिरकार फांगशी बस खुद को ब्लेम करने लगा, ज़ोर ज़ोर से भगवान से कहने लगा कि अगर आपको सब कुछ पता था तो आपने मेरे साथ इतना गलत क्यों होने दिया। आपने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं रोका जब मैं अपने परिवार को छोड़कर एक ऐसे अल्फा के पीछे जाने वाला था जिसने ज़िंदगी भर मुझे सिर्फ और सिर्फ दर्द दिया है और कुछ नहीं। फांगशी अभी ब्रिज के किनारे खड़े होकर नीचे की बहने वाली नदी की तरफ देखने लगा। उसके पास जितने भी पैसे थे उसने अस्पताल में दे दिए थे।
उसके बाद तो वो खाली हाथ ही शिजुई को लेकर सिटी की तरफ जा रहा था। उसे खुद भी नहीं पता कि वो आगे क्या करेगा। फिर भी वो बस चाहता था कि किसी हॉस्पिटल में वो शिजुई को एडमिट करवा दे, उसके कुछ चेकअप करवा दे, चाहे इसके लिए उसे किसी के सामने भीख भी मांगनी पड़े, तब भी वांगजी पीछे नहीं हटेगा। पर शिजुई ने उस पर यह नौबत भी नहीं आने दी। बेचारा पहले ही इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह चुका था। अब वांगजी बस शिजुई को गोद में लिए हुए आसमान की तरफ देखकर चिल्लाने लगा, अगर तुम्हें ये सब ही करना था तो तुमने शिजुई को मुझे दिया ही क्यों? काश काश कि शिजुई मेरी ज़िंदगी में कभी आता ही नहीं। काश काश कि मैं खुद भी कभी ज़िंदा नहीं रहता, उसी वक्त मर जाता जब मैं घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था। ये कहकर वांगजी ने उस ब्रिज से बस अपने आप को नीचे झोंक दिया, गोद में शिजुई को लेकर। धीरे धीरे वांगजी को वो सारे चेहरे याद आने लगे जो उस पर हंस रहे थे, उसकी ज़िंदगी पर। सुशे, जिशवान, उसकी फैमिली, पी वुशियान, जिन जिशवान, शियांग यानली, उसके कॉलेज के सभी दोस्त। वांगजी सब कुछ याद करने लगा और धीरे धीरे आंखें मूंदने लगा और आखिरकार उसकी भी आंखें बंद हो गई। फिर अचानक से उसे दम घुटने का एहसास होने लगा तो वो हड़बड़ाकर उठ गया। वांगजी ने अपने आप को एक बाथटब में पाया और फिर वो इधर उधर देखने लगा। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि वो न जाने कब से इस टब में डूब रहा है। फिर वो उठकर बाथरूम से बाहर आया और फिर इधर उधर देखने लगा, याद करने लगा कि क्या है, क्या चल रहा है। वांगजी तौलिए से अपने बालों को सुखा रहा था और फिर वो बेड की तरफ चला गया तो बेड पर उसने एक बड़ा सा बॉक्स देखा। जब उसने वो खोला तो उसके अंदर वेडिंग अटायर था। ये देखकर वांगजी को तुरंत क्लिक हुआ, शादी, कल तो उसकी शादी होने वाली है उसी अल्फा के साथ, उसके बड़े भाई के हस्बैंड का भाई, मुंह बोला भाई पी वुशियान। वांगजी को एक हफ्ते पहले हुई सारी बातें याद आने लगी, कैसे उसके अंकल ने वांगजी और जिन जिशुन को एक साथ पकड़ लिया था, मतलब उनके पास कंप्लेंट की गई थी वांगजी और जिन जिशुन का चक्कर चल रहा है, जिस वजह से उसके अंकल उसे रंगे हाथों पकड़कर उसे खींचते हुए घर लेकर आए थे। दूसरी तरफ जिन जिशुन के पेरेंट्स बेशर्मियों की तरह लान चिरेन से मिलने आए थे और उससे डावरी की मांग कर रहे थे, जिस बात से लान चिरेन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने फटाफट से वांगजी की शादी कहीं और तय कर दी। और एक हफ्ते बाद कल ही वांगजी की शादी होने वाली थी। आज वांगजी नहा रहा था और बहुत परेशान था। उसे जिन जिशुन के सारे शब्द याद आ रहे थे, कैसे वो पी वुशियान को एक अनाथ आवारा लड़का बता रहा था जो किसी और के तलवे चाटकर पल रहा है। वैसे वांगजी ने पी वुशियान के बारे में इतना ज़्यादा सुना तो नहीं था, पता नहीं वो किसी और कॉलेज में था। वांगजी अभी भी पढ़ रहा था और अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आकर या जिन जिशुन के, उसने जिन जिशुन को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था। कुछ 3-4 महीनों से उनका रिश्ता चल रहा था। वैसे जिन जिशुन बड़ा मूडी था, जिस वजह से वांगजी को परेशानी भी होती थी। पर क्या इतने से हार कर वांगजी अपने रिश्ते पर गिव अप कर देगा? बिल्कुल भी नहीं। वो तो पूरे मन से अपने रिश्ते को निभा रहा था, अंकल को समझाने की कोशिश कर रहा था कि जिन जिशुन ही उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, पर अंकल मान ही नहीं रहे थे। तो वांगजी बस सोच रहा था। इधर जिन जिशुन ने वांगजी को एक चिट्ठी लिखकर भेजी थी कि वांगजी अपना घर छोड़कर उसके साथ चला आए, फिर वो दोनों शादी करेंगे और खुशी खुशी रहेंगे। वांगजी को भी ये बात सही लग रही थी, क्योंकि प्यार के बिना वांगजी क्या ही करेगा। जैसे कि जिन जिशुन हमेशा कहता है, वांगजी के माता पिता नहीं हैं, इसीलिए किसी ने उसे प्यार नहीं किया, उसे पता ही नहीं है प्यार क्या होता है। अंकल बस फ़ायदे के लिए
अपने दोनों न्यूफ्यूज़ की बड़े बड़े घर में शादी करना चाहते हैं। खासकर लान सिचन की तो उन्होंने अच्छे खासे घर में शादी कर दी, पर वांग जी उनके साथ उनका हमेशा भेदभाव रहा है। जनरेशन की बातें वांग जी को समझ आ रही थी, पसंद आ रही थी। इसी वजह से वांग जी जनरेशन के साथ चला जाना चाहता था। उसने उस वेडिंग ड्रेस को देखा, पहन लिया और फिर सोचने लगा जनरेशन का प्रपोज़ल अच्छा है और वांग जी को उसी के पास चले जाना चाहिए। ये सोचकर वांग जी अपनी बैग पैक करने लगा। उसे तो बस हर तरफ गुलाबी गुलाबी रंग दिखाई दे रहा था। जनरेशन से शादी, फिर उसके फैमिली में उसके माता पिता के साथ वो रहेगा, वो दोनों उसे कितना ज़्यादा प्यार करेंगे। ऐसे किसी अनाथ के साथ तो उसे नहीं रहना पड़ेगा, जिसके पास कोई फैमिली नहीं, कोई परिवार नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसके भाई, उसके अंकल थोड़े बहुत नाराज़ होंगे, पर वांग जी बाद में आकर उन्हें मना लेगा। खासकर एक आध बच्चा हो जाने के बाद तो वो उनसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं रहेंगे। ये सोचकर वांग जी ने अपनी बैग पैक कर ली। वैसे वांग जी के पास ज़्यादा कुछ सेविंग्स तो नहीं थी, पर परेशानी किस बात की, जिन है ना, वो वांग जी का पूरा पूरा ख्याल रखेगा। और अगर नहीं भी रखेगा तो वांग जी दोनों के लिए काफ़ी है। वांग जी बहुत मेहनत करेगा, अपनी पढ़ाई पूरी करेगा और फिर वो दोनों का, इनफैक्ट पूरी फैमिली का ख्याल रखेगा, क्योंकि वांग जी में इतने गट्स है कि वो किसी पर डिपेंड नहीं रह सकता। चलो, वांग जी ने मन तो बना लिया और वो घर से बाहर निकलने लगा। तभी उसका फ़ोन बजने लगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे कुछ 22 साल पहले बजा था। हाँ, ये जिन जिशुन का फ़ोन था, जो वांग जी को ये बताना चाहता था कि ये जो लड़का है वी वुशियान, जिससे वांग जी की शादी होने वाली है, उसके कितने सारे अफेयर्स रह चुके हैं, जिससे वांग जी को और भी ज़्यादा गुस्सा आने वाला था। उसकी कोई फैमिली नहीं है, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ना वो पढ़ा लिखा है। पता नहीं क्या सोचकर उसकी फैमिली ने उसका रिश्ता इस लड़के के साथ तय कर दिया। वैसे वांग जी को ये सब कुछ तो पता था, पर या यूँ कहो कि अपने आप ही उसके दिमाग में ये सारी बातें चलने लगी। तुम्हारा जो होने वाला हस्बैंड है, उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, जिनमें से एक अभी मेरे पास है, क्या तुम उससे बात करना चाहोगे? लो, बात करो। वांग जी को अपने कान में ये सारी आवाज़ें सुनाई देने लगी। शायद इसी वजह से उसका ध्यान भटक गया। उसने जो हाथ रिसीवर पर रखा था, वो वही थम गया और वांग जी के दिमाग में ये सारी बातें चलने लगी। क्या सोच रहे हो वांग जी? बस निकल आओ वहाँ से। हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, तुम्हारे पास नाम होगा, रुतबा होगा, तुम जिन फैमिली के ओमेगा कहलाओगे। वांग जी ये सब सोचकर फूला नहीं समा रहा था। उसने मन बना ही लिया कि हाँ, वो जाएगा, और अचानक उसने रिसीवर उठाकर अपने कान से लगाते हुए कहा, मैं आ रहा हूँ। तभी सामने से आवाज़ आई, हेलो सिचेंगा, आप क्यों आ रहे हो? मैं तो ये कह रहा था कि हम जल्दी निकल रहे हैं। पता है वुशियान को तो सो भी नहीं रहे हैं। शायद वांग जी को देखे बिना उनको खाना भी हजम नहीं होगा। ये ने होएसंग बोल रहा था, नी मिंजो का छोटा भाई, जिसकी आवाज़ वांग जी को अच्छे से याद थी। वांग जी अचानक से थम गया और सोचने लगा, वुशियान को खाना हजम नहीं होगा, ये क्या बात चल रही है? वांग जी बस सुनने लगा तो दूसरी तरफ से सिचन की तरफ से आवाज़ आने लगी, हाँ हाँ भाई, पता है, हमारा वुशियान तो वांग जी के लिए पूरा पूरा पागल है। पता नहीं वांग जी इस पागल को कैसे संभालेगा। ये सुनकर तो वांग जी दंग ही रह गया। उसके अगर किस बारे में बात कर रहे हैं? वुशियान पागल है? मतलब किस तरह का पागल? कहीं वो सच में तो पागल नहीं है, क्योंकि वांग जी ने वुशियान को कभी देखा ही नहीं। जब शिजनगा की शादी हुई थी, वांग जी काफ़ी छोटा था। उसके बाद उस समय जितने भी गैदरिंग्स वगैरह हुआ करते थे, वांग जी उनमें जाया करता था, पर अब उन सब की बस धुंधली सी यादें वांग जी के जहन में हैं। पर इन सब में कहीं भी वुशियान का जिक्र नहीं आता। अभी वांग जी का सून टू बी हस्बैंड वांग जी को एक मिस्ट्री की तरह लगने लगा, और
पता नहीं क्यों उस वक्त उसे जिशुन के पास जाने से ज़्यादा इस वुशियान को समझना ज़रूरी लगने लगा। तो वांगची ने चुपचाप अपनी बैग वहीं रख दी और फिर दरवाज़ा खोलकर वो बाहर की तरफ जाने लगा। उसने अपने फ़ोन का रिसीवर तक नीचे नहीं रखा था। शायद वो इस बात से परेशान था कि जिशुन उसे लगातार कॉल करके परेशान न करे। इसलिए वांगची बस चुपचाप वहाँ से चला गया लान सिचेन के कमरे में। वहाँ जाकर वो कुछ देर तक सोचता रहा कि उसे दरवाज़ा खटखटाना चाहिए या नहीं, क्योंकि शिजिंग शायद अभी भी होएसांग से या नीमिंगजे से बातें कर रहे थे इस मैरिज के प्रिपरेशन के बारे में, या फिर उनकी बातें कुछ अलग ही तरफ जा रही थी, जैसे वांगची और वुशियान को हनीमून पर भेजना है और उसके लिए नीमिंगजे और लान सिचेन उन दोनों को सरप्राइज़ देने वाले हैं। वैसे वांगची इस शादी के पूरे पूरे खिलाफ था, क्योंकि उसकी शादी ज़बरदस्ती की जा रही थी। इस वजह से उसके मन में एक कड़वाहट सी थी। यहाँ तक कि उसने अपना मन तक बना लिया था कि वो तो जिशुन के पास चला जाएगा इन सबको छोड़कर। पर अभी वो लान सिचेन के कमरे के सामने दरवाज़ा खटखटाने के बारे में सोच रहा है। क्यों? क्योंकि उसे जानना है ये वुशियान नाम का आदमी आखिरकार है कौन। अगर वो अनाथ है तो नीमिंगजे काका ने उसे पनाह क्यों दे रखी है? अगर वो पागल है तो सिचेन व वांगजी की शादी उससे क्यों करा रहे हैं? और अंकल, क्या उन्हें भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं? क्या वो वांगजी से इतनी नफरत करते हैं? उसे एक छोटी सी गलती क्या हुई? उसके पूरे परिवार ने मिलकर उसे अबैंडन करने का इतना कठिन फैसला ले लिया। अगर ऐसा ही है तो वांगची ये क्यों नहीं कर सकता? एक पल के लिए वांगची सोचने लगा कि वो बस यहाँ से पीछे हट जाए, मुड़कर जो उसने सोचा है बस वही कर दे, जिन जिशुन के पास चला जाए। यहाँ तक कि वो मुड़ा भी। तभी उसे लान सिचेन के कमरे से हंसने की आवाज़ें आने लगी। तो वांगची वापस से थम गया। इधर लान सिचेन अपने हस्बैंड से कह रहे थे, आशियान का अच्छे से ख्याल रखिएगा, उसे खाना वाना टाइम से दे दिया कीजिए और कल सुबह भी उसे खाना खिला कर लाइएगा, वरना तो पता चले कि शादी के वक्त खुद दूल्हा ही बेहोश होकर गिर गया है। वैसे भी मुझे नहीं लगता वांगजी की खूबसूरती के सामने वुशियान अपनी पलकें भी झपका पाएगा। ये सुनकर तो वांगजी फिर से सोच में पड़ गया। ये आदमी पलकें भी नहीं झपकाएगा, क्यों? अब वांगची के दिमाग में दो अलग अलग थॉट्स चलने लगे। या तो ये वुशियान पूरी तरह से पागल है और वो वांगची को हार्म भी कर सकता है, या फिर वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है जो वांगची से शायद बहुत पहले से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। पर उन दोनों का आज तक मिलना क्यों नहीं हुआ? सवाल बहुत सारे थे और जवाब देने के लिए कोई भी नहीं था। वांगची अपना दिल खोलकर अपने भाई के सामने भी नहीं रख सकता था, क्योंकि इस वक्त उसे किसी पर भी भरोसा नहीं हो रहा था। आखिरकार उसने एक बहुत ही कठिन निर्णय ले लिया, चाहे इसमें सबकी बदनामी हो या कुछ और। पर वांगची, उसने ठान लिया था कि वो ये शादी करेगा, या यूँ कहो शादी करने का दिखावा करेगा। मतलब उस वक्त वो आल पर तो खड़ा होगा सिर्फ और सिर्फ वी वुशियान को देखने के लिए। एक बार अगर वांगची को एहसास हो गया कि ये आदमी सही नहीं है तो वांगची तुरंत वहाँ से उतर कर चला जाएगा, फिर चाहे सबके सामने उसे तमाशा क्यों ना करना पड़े। और अगर ये आदमी सच में इनोसेंट निकला और वांगची ने कहीं उसकी लाइफ बर्बाद कर दी, फिर तो वांगची खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। तो बेहतर है कि वो कुछ और देर तक इंतज़ार करे। ये सोचकर वांगची वापस से अपने कमरे में चला गया। तब तक भोर हो चुकी थी और खुद लान सिचेन ही वांगची का दरवाज़ा नॉक करने के लिए आए। वांगची तो ये भूल ही गया कि उसने दरवाजे की कुंडी लगाई ही नहीं थी। तो
तो लान सिचेन सीधा दरवाज़ा खोलकर अंदर आए और उन्होंने देखा वांगजी तो पूरी तरह से तैयार है। लान सिचेन बिल्कुल मुंह खोलकर वांगजी की तरफ देखते हुए बोले, मुझे तो लगा था मेरा आशियान ही तुम्हारे पीछे पागल है, पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें भी शादी की उतनी ही जल्दी है। इस बात पर वांगजी कुछ भी जवाब सोच नहीं पाया, क्योंकि वैसे ही वो रात भर के उस सारी मगजमारी से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था। और इससे पहले कि वो अपने कमरे में आकर अपने कपड़े बदलता, तब तक तो लान सिचेन पीछे से आ गए। वांगजी बस अपना जैकेट उतारने ही वाला था, तभी लान सिचेन ने कहा, अच्छा तो तुम इसे ट्राई कर रहे थे? वांगजी बोला। तो लान सिचेन ने वांगजी की मदद की उन एक्सपेंसिव रोब्स को सही से तय कर कर वापस रखने की। ये सब करते हुए लान सिचेन वांगजी को बहुत सारी बातें बता रहे थे, नए क्लान के बारे में, उनके रूल्स के बारे में, वी वुशियान के बारे में, जिसे वो आशियान कहकर पुकार रहे थे। इस बात से भी वांगजी बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता था, क्योंकि लान सिचेन वांगजी को लांजा कहकर नहीं बुलाते थे, उसे हमेशा वांगजी कहकर बुलाते थे। और इस वी वुशियान को वो आशियान कहकर पुकार रहे हैं। क्या उसका इतना भी हक नहीं बनता कि उसके बड़े भाई उसे अजान कहकर पुकारे? इन सब बातों के चलते वांगजी के दिल में कड़वाहट और भी बढ़ती गई और उसने वी वुशियान से शादी करके बदला लेने के बारे में सोचा कि वो वी वुशियान की ज़िंदगी ऐसे नर्क बना के रख देगा कि वुशियान खून के आंसू रोएगा और फिर वो उसे लात मारकर पूरे परिवार के सामने जिन जिशुन के पास चला जाएगा। वांगजी अपने दिमाग में बहुत सारे ख्याली पुलाव पका रहा था। हाँ, वो कुछ कुछ खतरनाक भी होते जा रहे थे, पर वांगजी की हालत इस कदर बिगड़ चुकी थी कि वांगजी अब अच्छे और बुरे में कोई फ़र्क नहीं कर पा रहा था। आखिरकार उसे सुबह का नाश्ता करवाया गया, मैरिज के थोड़े बहुत रिचुअल्स कर दिए गए और फिर वापस से लान सिचेन ने वांगजी को वही कपड़े पहनाए जो वांगजी रात में पहन चुका था। और अब बारी थी एक्चुअल वांगजी और वी वुशियान के मैरिज की, जो कि जैसा तय हुआ था कुछ कुछ वैसा ही संपन्न हुआ। वी वुशियान आ गया, इधर वांगजी भी तैयार होकर आ गया। दोनों ने रिंग्स एक्सचेंज किए, फिर सबके सामने पोज ले ली। इस पूरे सेरेमनी में वांगजी का चेहरा बिल्कुल सख्त था। उसका चेहरा देखकर कोई भी कह नहीं सकता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, वो चाहता था कि वो यहाँ पर हंगामा खड़ा कर दे, अपने प्यार को यहाँ पर बुलाए, लेकिन जिन जिशुन तो इस मैरिज को अटेंड करने के लिए आया ही नहीं। शायद वो नाराज़ होगा। वांगजी अपने मन ही मन ये सब सोच रहा था। दूसरी तरफ उसका हस्बैंड, वांगजी ने सोचा था ये कोई आम सा लड़का होगा, मतलब उसे लगता था कि उसके दागा मतलब नी मिंगजे दुनिया की सबसे खूबसूरत अल्फा है, लेकिन उसका हस्बैंड नी मिंगजे से 10 कदम आगे है। वांगजी इस बात को मानना तो नहीं चाहता था, पर उस आदमी का इस तरह से मुस्कुराना, इस तरह से वांगजी को जेंटली हैंडल करना, उसे हल्के से बातें करना, उसके लिए रुकना, ये सब वांगजी के लिए बिल्कुल नया था। क्योंकि वांगजी ने जिन जिशुन के साथ एक कमिटमेंट की थी, वो दोनों बॉयफ्रेंड्स थे, चाहे कुछ महीनों के लिए ही सही, लेकिन जिन जिशुन ने वांगजी को हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था और वो वांगजी को बस काम बता दिया करता था, उसके असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लिया करता था, या फिर उस पर रौब झाड़ने की कोशिश करता था कि वांगजी के सामने उससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। और वांगजी शायद भोला था, नादान था, इस वजह से उसे जिन जिशुन की बातें सही लगती थी। खैर, जब वो अपने माता पिता को लेकर आया और डाउरी की मांग की, उसके बाद से वांगजी का भरोसा जिन जिशुन पर से भी उठ चुका था। हाँ, वो उसके लिए एक बेटर ऑप्शन था, पर ऐसे मैरिड ओमेगा को उसकी फैमिली अपनाएगी भी, ये
वांगजी सोच ही नहीं पा रहा था। इधर वुशियान, वो बार बार वांगजी के इन नकारात्मक ख्यालों को डिस्ट्रैक्ट करता जा रहा था। वो वांगजी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, थोड़ी बहुत हल्के जेस्चर कर रहा था, जिससे वांगजी डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। वो चाहकर भी इस अल्फा के बारे में पूरा सोच नहीं पा रहा था। हाँ, वो गुस्सा था, पर कम से कम अभी वो यहीं इसी सबके सामने कम से कम तमाशा तो खड़ा नहीं करना चाहता था। हाँ, वो रात को वी वुशियान को उसके मुंह पर बता देगा कि वांगजी पहले से ही किसी और से प्यार करता है, और फिर उसके एक्सप्रेशन देखेगा। यही सही है। ये सोचकर वांगजी उस वक्त तो चुप रह गया। उनकी वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट हो गई, जिसके बाद लान सिचेन अपने हस्बैंड के साथ आगे चले गए, और फिर वांगजी और वुशियान को एक अलग से कार में उनके पीछे जाना था। उनकी कार बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दी गई थी। सब कुछ अच्छा जा रहा था। इनफैक्ट वांगजी ने तो सोच रखा था कि अभी इसी कार में वो बम फोड़ेगा, लेकिन उसकी परेशानियां यहीं ख़त्म नहीं हुई। नी हुए सांग उनकी कार में उनके साथ बैठ गया। वो ज़िद्दी और बेटेल तो था ही। निमिंगजे ने उसे सर पे जो चढ़ा रखा था, और ऐसे शादी के टाइम सब लोगों के बीच में अगर वो किसी चीज़ की जिद करते तो उसे कोई मना नहीं कर सकता। ऊपर से वो वी वुशियान का भी पसंदीदा था। उसने बड़ी क्यूटली वुशियान के सामने आकर पूछा, वी काका, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? लान सिचेन ने हुएसांग को डांटने की कोशिश की, पर हुएसांग वांगजी के बगल में आकर खड़े होते हुए बोला, वांगजी काका को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप क्यों मुझे डांट रहे हो? वांगजी को वैसे तो हुएसांग का साथ कुछ ज़्यादा पसंद नहीं था, पर इस वक्त उसके हस्बैंड के साथ एक कार में जाने से बेटर है कि वो हुएसांग को अपने साथ रख ले। ये सोचकर वांगजी चुप रहा, और उसने हुएसांग को अपने साथ ही रहने के लिए कहा। फिर सिचेन और मिंगजे ने भी इस बात को परमिशन दे दी और वो चले गए। जिसके बाद वुशियान, वांगजी गाड़ी के बैक सीट पर बैठ गए। हुएसांग पैसेंजर सीट पर बैठ गया, और उनकी कार न्यूजीलैंड की तरफ चलने लगी। इस पूरे रास्ते वांगजी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। वो ज़्यादातर खिड़की से बाहर ही देखता रहा। फिर कभी कभार चुप चुप के वो अपने अल्फा के पैरों की तरफ देख रहा था, जो शायद बेचैनी की वजह से बार बार कँपकँपा रहे थे, और अल्फा उस पर हाथ रखकर उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा था, मतलब अपने घुटनों पर हाथ रख रहा था। बड़ा बेचैन सा लग रहा था। इधर वांगजी अपने ही डिस्ट्रेस में था कि वो ये सब क्या कर रहा है। वो बार बार उस धमाके का टाइम एक्सटेंड करते जा रहा है, पर उसे कभी ना कभी तो करना होगा। कभी ना कभी इस अल्फा को बताना होगा कि वो किसी और से प्यार करता है। फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। अगर ये अल्फा उसे छोड़ भी दे, तब भी वांगजी को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। वो अपने पैरों पर खड़ा होने लायक तो है। वो कुछ ना कुछ काम करेगा, खुद की देखभाल करेगा, और अगर हो सके तो जिन जिशुआन के साथ रहने के लिए चला जाएगा। पर ये सब बातें वो हुएसांग के सामने नहीं कर सकता। हुएसांग अभी छोटा है, उस पर कुछ गलत असर ना हो, ये सोचकर वांगजी चुप रह गया। फिर वो न्यूजीलैंड में पहुँचे। वैसे वांगजी ने सोचा था कि ये उसका हस्बैंड एक अनाथ है जिसे निमिंगजे ने पाल रखा है, तो वो निमिंगजे के साथ ही रहता होगा किसी सर्वेंट की तरह। तो उसने सोचा कि वो निमिंगजे के उसी ग्रे बंगलो की तरफ जा रहे हैं, पर उनकी कार बीच में ही रुक गई। मतलब वो ग्रे बंगलो सामने था, लेकिन उस कार ने राइट टर्न ले लिया, और वो एक दूसरे बंगलों की तरफ जाने लगी, जो पूरा सफ़ेद रंग का रंगा हुआ था। ये देखकर वांगजी सोच में पड़ गया, ये ये किसका घर है? कहीं ये इस अल्फा को मिंगजे काका ने तो नहीं दिया? हाँ, हो सकता है। वो उनका मुंह बोला भाई है, तो उसके लिए ये सब तो कर ही सकते हैं। पर अगर
वो एक अलग से घर में रहता है तो वहाँ का सारा मैनेजमेंट कौन देखता होगा? शायद ये पर्सन ही। तो ये इतना भी बुद्धू नहीं होगा। खैर, वांगची अब और किसी नतीजों पर नहीं पहुंचना चाहता था, वो भी बिना सोचे समझे। इसलिए वो शांत रहकर सब कुछ देखकर समझने की कोशिश करने लगा। उनकी कार उस बंगलों के सामने आकर रुक गई। उसका ग्रूम कार से नीचे उतर गया और फिर वो कार को पूरा चक्कर लगाकर वांगची की तरफ आ गया। उसने वांगची के लिए कार का दरवाज़ा खोला तो वांगची भी नीचे उतर गया और अब जाकर बंगलों का पूरा व्यू उसकी नज़र में आ गया, जिसे बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। अब वो शियान वांगची का हाथ अपने हाथ में लिए आगे बढ़ने लगा। वैसे तो वांगची इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड था कि उसका इस बात पर ध्यान ही नहीं गया। वो तो बस आगे खींचे चले जाने पर पीछे पीछे चलने लगा। वहाँ पर नेकलान के कुछ ज़रूरी लोग आए हुए थे, कुछ बिजनेस पार्टनर्स और कुछ फैमिली मेम्बर्स। यूँ कहो कि ये एक छोटी सी गैदरिंग थी, छोटा सा बैंक्वेट था जिसमें वांगजी बस अंदर की तरफ चलता गया, आसपास की चीज़ें देखते हुए जो काफ़ी अच्छी लग रही थी, काफ़ी उम्दा क्वालिटी की थी। मतलब वांगजी ने खुद भी लान में ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी, एंटीक भी, कीमती भी, और कुछ कुछ तो शायद परदेश से आई होंगी। खैर, वांगजी इन सब में ज़्यादा खो नहीं सकता। उसे वहाँ पर जमा हुए सारे गेस्ट का वेलकम वगैरह भी तो करना था, तो वो उन सब के बीच में गुम सा गया, उन सब से बातें करने लगा। सबने वांगची का अच्छे से वेलकम किया, फिर उसके लिए सबने टोस्ट किया, बातें की, दोनों को ब्लेसिंग्स दी और फिर ये गैदरिंग ख़त्म हो गई, या यूँ कहो ख़त्म होने को आई। वैसे भी लान सेचन वहाँ पर सारे गेस्ट को अटेंड करने के लिए थे ही। दूसरी तरफ नियो हेसांग, जिसने वांगची के कान में आकर कहा, वांगची काका, आपको यहाँ पर खड़े खड़े बोर नहीं हो रहा है? नींद नहीं आ रही है? अगर आपको नींद आ रही है तो चलो मेरे साथ। वांगची ने भी सामने वाले सारे लोगों की तरफ देखा, जिनमें एक उसका हस्बैंड भी था, जो बाकी सारे लोगों से हंस हंस कर बातें कर रहा था, हाथ मिला रहा था और कहीं कहीं तो बड़ी अजीब सी लैंग्वेज में भी बातें कर रहा था। वैसे वांगची को पता तो नहीं था कि ये सब लोग कौन हैं, लेकिन उनको देखकर लग रहा था कि ये बड़े नामचीन लोग होंगे, क्योंकि जिस तरह से उसका हस्बैंड उन सबको रिस्पेक्ट कर रहा है, दगा सबको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उससे ही वांगची को समझ आ रहा था कि ये लोग बहुत बड़े बड़े लोग होंगे। उनमें से कुछ कुछ तो काफ़ी अलग लग रहे थे, जैसे यूरोपियन हो। पर वांगची को इन सबसे क्या, उसे तो बड़ी थकावट हो रही थी। मतलब कल रात भी वो सही से सो नहीं पाया था। फिर दिन भर उसके साथ बहुत कुछ हुआ, मतलब बहुत ज्ञान भी झाड़ा गया और बहुत सारे रिचुअल्स भी हुए। उसके बाद ये मैरिज और उसके दिमाग में चल रही लड़ाई, वो अलग से। तो वांगजी बस अब आराम करना चाहता था, इसलिए होयसांग ने जैसे ही वांगजी से कहा कि वो उसे सोने के लिए लेकर जाएगा, तो वांगजी चुपचाप उसके साथ चला गया, बिना किसी से अलविदा कहे। अब होयसांग वांगजी को उसके कमरे में लेकर आया और उसे घूमकर सारी चीज़ें दिखाने लगा। कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, मतलब कौन से देश से आई है। खासकर बहुत सारी चीज़ें विदेशी ही थी, जो वांगजी बस सुन रहा था। उसका उन सब पर ज़्यादा ध्यान नहीं था। पर जैसे ही होयसांग वांगजी को बेड के पास लेकर आया, तब जाकर वांगजी को एहसास हुआ कि आज तो उसकी वेडिंग नाइट है। इस बिस्तर को सजाया गया है फूलों की पंखुड़ियों से, और अब जाकर वांगजी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि ये चाइना था कुछ सालों पहले का, लगभग 20-25 साल पहले का, और वहाँ के रिचुअल्स बहुत ही खतरनाक थे। अब तक तो वांगजी इस भरोसे था कि वो वुशियान को एक बार देखेगा, उसे पूरे शादी के दरमियान ही
बेइज्जत करेगा, या फिर जब उसके घर जा रहा होगा तब उसे सारी सच्चाई बता देगा, घर पहुंचने की बात बता देगा। पर अब वेडिंग नाइट होने वाली थी, और वो भी सबके सामने। वांगची के बदन पर एक सरसरी सी दौड़ गई। कुछ अलग सी, अजीब सी, घिनौनी सी फीलिंग्स उसे आने लगी, जैसे उसका मजाक बनाया जा रहा हो, जैसे सब लोग चीयर कर रहे हो। बहुत बहुत गलत, बहुत अजीब। उसका वो ब्लैंकेट उठाकर दिखा रहे हो, सब लोग उसके वर्जिन होने की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से उसकी तारीफ कर रहे हो। फुल लस्टफुल आईज, ये सब कुछ वांगची को कुछ अजीब सा लगने लगा। अभी अभी वो चीज़ें हुई नहीं थी, पर वांगची को ऐसा लगने लगा कि उसने ये सब कुछ पहले ही महसूस किया है। वो जिल्लत, वो बेशर्मी, वो गंदगी। वांगची समझ ही नहीं पा रहा था उसके दिल में ये सारी फीलिंग्स क्यों आ रही है, उसे ये सब इतना गंदा क्यों लग रहा है। खैर, अगर किसी को पता ना हो तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। चाइना में कुछ कुछ जगहों पर अभी भी ये रिचुअल है कि वहाँ पर वेडिंग नाइट के दौरान ग्रूम और ब्राइड को एक कमरे में भेज दिया जाता है, मोस्टली बेडरूम में, जहाँ पर उसके बाद सारी फैमिली आ जाती है। ग्रूम और ब्राइड ब्लैंकेट के नीचे होते हैं। मोस्टली ब्राइड तो पूरी तरह से छुपी होती है, लेकिन ग्रूम वो मोस्टली अपना सर बाहर निकालता है, और फिर वो उन दोनों के कपड़े उतारता है और उन्हें ब्लैंकेट से बाहर फेंकता है। और फिर ब्लैंकेट में कवर होकर पूरी फैमिली के सामने ही, मतलब सभी लोग आसपास खड़े हुए होते हैं, और वहाँ पर ग्रूम और ब्राइड एक हो जाते हैं। खासकर अगर रॉयल फैमिलीज़ या बड़ी फैमिलीज़ हो तो ब्राइड की वर्जिनिटी भी चेक की जाती है, मतलब ब्लड स्टेन्स चेक किए जाते हैं। तो वांगची के साथ उसकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा ही हुआ था, और वो सारी फीलिंग्स अभी वांगची को आ रही थी। पर हाँ, यादें उसके पास नहीं थी। वांगची जब अपनी पास्ट लाइफ में लौटा था तो वो अपनी यादें भूल चुका था, पर वो फीलिंग्स नहीं जा रही थी। वांगची को ये सब बहुत ही गलत लग रहा था। इसलिए जब होएसक ने उसे बेड पर बैठने के लिए कहा तो वांगची कांप उठा। ऊपर से होएसक की पटर पटर चल ही रही थी। वो कह रहा था बाकी सारे लोग भी आते ही होंगे, पर वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था ये तो वांगची को समझ नहीं आ रहा था। उसे सब कुछ बहुत ही भयंकर लग रहा था। वो तो बस अपने काका के पास जाना चाहता था, जिन्हें जाकर वो सारी सच्चाई बता देगा और फिर यहाँ से चला जाएगा। ये सोचकर वांगची दरवाजे की तरफ जाने लगा। तभी दरवाज़ा सामने से ही खुल गया और सामने आए वी वुशियान, लान सिचेन और तका नीमिंगजुए, जिन्हें वांगची ने एक एल्डर से ज़्यादा कभी नहीं देखा। मतलब वो उसके लिए एक पेरेंट फिगर थे, और तगा के सामने ये सब कुछ वांगची को बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। पर इससे पहले कि वो कुछ कहता, तगा सीधा अंदर चले आए और उन्होंने नी होएसंग के कान को पकड़ लिया और उसे खींच कर ले जाते हुए कहा, तुम अभी छोटे हो इन सब चीज़ों के लिए, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए तगा और नी होएसंग वहाँ से चले गए। फिर लान सिचेन ने हंसते हुए वांगची का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उस पर वुशियान का हाथ रखते हुए कहा, अब से तुम दोनों की नई ज़िंदगी शुरू होने जा रही है। आशा करूँगा कि तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए खुश रहो। वांगची, तुम अभी आशियान को नहीं जानते, लेकिन तुम अपने काका को तो जानते हो ना। वो तुम पर जान छिड़कते हैं। तुम्हारे काका तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं। तुम्हारे अंकल कभी भी तुम्हारे बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचेंगे। तो बस एक बार हम पर भरोसा करके वुशियान को एक मौका देकर देखो। वादा करता हूँ तुम्हें ज़िंदगी भर अफसोस नहीं होगा। फिर लान सिचेन ने वुशियान की तरफ देखते हुए कहा, आशियान, जब से मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह प्यार किया है, और आज
मैं अपने छोटे भाई को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। जानता हूँ ये नादान है, नासमझ है, पर दिल का बड़ा साफ है, बहुत मासूम है। शायद इसीलिए लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो तुम्हें ही अब से इसे संभालना है। हाँ, इसे एक गलती हुई है। थका होशियार ने तुरंत लांसेचन को रोकते हुए कहा। लांसेचन ने कहा, जानता हूँ तुम्हें पता है, और तुम्ही ने अंकल से कहा था उन लोगों से बात करने के लिए, पर इससे उनकी सच्चाई हमारे सामने आ गई। पर फिर भी हो सकता है वांगजी और तुम्हारे बीच में कोई बातें सही से न हुई हो, तो हो सके तो एक रिश्ते की शुरुआत करने से पहले आपस में बात करो, एक दूसरे को समझो और फिर गृहस्थी में कदम रखो। हाँ दादा, आप चिंता मत कीजिए, मैं वादा करता हूँ वांगजी की आंखों में मैं आंसू नहीं आने दूंगा, होशियार ने कहा, और लांसेचन चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लिए वहाँ से चले गए। इधर वांगजी सोचने लगा, कोई कोई नहीं है, कोई नहीं आया, कोई नहीं रुका, बस वो और उसका हस्बैंड है। हाँ, वांगजी उससे नाराज़ है, पर कम से कम उसे वो जिल्लत तो नहीं उठानी पड़ेगी। हाँ, अपने हस्बैंड को तो वो खुद ही देख लेगा। ये सोचकर वांगजी बस वहीं खड़ा रहा। तभी वुशियान ने वांगजी के हाथ से अपना हाथ हटाया और फिर वांगजी के सामने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे ख्याल से तुम्हें ये देखना चाहिए। वांगजी चौंक कर अपने हस्बैंड की तरफ देखने लगा तो वुशियान तुरंत वहाँ से दौड़ा दौड़ा आगे गया और उसने कोई रिमोट का बटन दबाया, जिसके बाद सामने एक टीवी शुरू हो गया जिनमें कुछ कुछ चित्र दिखने लगे। वुशियान ने उन पिक्चर्स को दिखाते हुए वांगजी से कहा, देखो ये हमारी पहली मुलाकात। वांगजी ने अब गौर से उस टीवी की तरफ देखा जिसमें शिचेनगा की वेडिंग थी और उसमें एक मोटा सा लड़का था जो वांगजी की तरफ ही देख रहा था, और वांगजी वो तो अपने में ही खोया हुआ था। 10 साल का था वांगजी शायद। उसे तो पता भी नहीं था कि ये सब क्या है, बस उसे इतना पता था कि बहुत सारे कपड़े पहनने हैं, खाना खाना है और उसके शुयोंग उसे छोड़कर दगा के साथ रहने के लिए चले जाएंगे। इससे ज़्यादा तो वांगजी को कुछ भी पता नहीं था। पर खैर उसके बाद कई सारे सेरेमनी के फ़ोटोज़ वहाँ दिखने लगे। उन सब में वो मोटा सा लड़का था। वांगजी अब एक बार उस स्क्रीन की तरफ और फिर अपने हस्बैंड की तरफ देखने लगा तो वुशियान ने हंसते हुए कहा, हाँ मेरा वज़न थोड़ा ज़्यादा था, पर खैर इन 10 सालों में इस आदमी ने काफ़ी बदलाव किया था खुद में। मतलब सच में ये काबिल तारीफ़ था। ये इतना पतला होकर इतना खूबसूरत लगेगा, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वांगजी अब उन्हीं फ़ोटोज़ को देखता रहने लगा और कुछ 5-6 साल के बाद ये फ़ोटोज़ आकर थम गई। अब वांगजी ने वापस से अपने हस्बैंड की तरफ देखा तो वुशियान ने कहा, मेरे पास बस इतनी ही यादें हैं, इसके बाद तो मैं पढ़ने के लिए चला गया। कहाँ? वांगजी ने पूछा। वुशियान ने कहा, अमेरिका, स्टेट्स। फिर मैं वहाँ 8 साल तक रहा। दगा की एक ब्रांच वहाँ भी है, मैं उसका सारा कारोबार संभालता था। पर फिर कुछ 8 दिन पहले शिचेनगा का कॉल आया कि हमारी शादी तय होनी है, तो मैं वापस आ गया। वांगजी ने कहा, आप 8 दिन पहले आए हो? वुशियान ने कहा, हाँ। वांगजी ने पूछा, आप सिर्फ शादी के लिए आए हो? वुशियान ने कहा, हाँ। अब वांगजी की ज़बान फिसल गई और उसने पूछा, ये शादी आपकी मर्ज़ी से हुई है? अब वुशियान वांगजी की तरफ गौर से देखने लगा तो वांगजी ने बस अपना चेहरा घुमा लिया। वुशियान ने कहा, शायद तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं हुई है। वांगजी इस बात पर कोई जवाब नहीं दे पाया तो वुशियान वांगजी के पास चला आया
और उसके सामने खड़ा होता हुआ बोला, वांगची, मैं जानता हूँ तुम किसी और को पसंद करते थे, पर यकीन मानो वो लड़का इस काबिल कभी भी नहीं था। फिर भी तुम्हारी खातिर मैंने सबको मनाया, ताका को, शिशनगा को, तुम्हारे अंकल को, पर फिर खुद अंकल ने ही कहा कि वो लोग बस पैसों के पीछे पागल है, वो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट कभी नहीं करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रख सकूँ। क्या तुम हमारी शादी को एक मौका दे सकोगे? इस वक्त वांगची के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। एक तरफ जिन जशुन का असली रूप उसे समझ तो आ रहा था, फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं था। उसका हस्बैंड जो कि एक सही आदमी था, पर वांगची उस पर गुस्सा था और उसका गुस्सा पिघल भी रहा था। इन सब चक्कर में उसका एग्जॉशन, वो थक चुका था, जिस वजह से वो बस वहीं बैठ गया सोफ़ा पर। तो वूशान भी उसके सामने बिल्कुल घुटनों पर आ गया। वांगची अब चौंक कर अपने हस्बैंड की तरफ देखने लगा। उसका अल्फा जिन जिशवन तो कभी ऐसा नहीं करता था। वांगची हमेशा उसके पैरों में गिरा रहता था, उसकी मिन्नतें करा करता था। जिन जिशवन खाना तक सही से नहीं खाता था। वांगची को कितनी मिन्नतें करनी पड़ती थी उसके लिए। वांगची को अचानक से ये फीलिंग आई, अचानक से कुछ क्लिक सा हुआ कि वो किसी के सामने गिड़गिड़ा रहा है, कोई उसे मार रहा है, धक्का दे रहा है, फिर भी वांगची उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है। पर अभी ये अल्फा उसके सामने ऐसे घुटनों पर आ गया है। ये सब देखकर ही वांगची को अजीब लग रहा था। इधर वूशियान बड़ी उम्मीद से वांगची को बस देख रहा था। वांगची ने कहा, मुझे नहीं पता। तो वूशियान ने कहा, ज़्यादा मत सोचो, पता करने की कोशिश भी मत करो, बस एक्सपीरियंस लो मेरे साथ। वूशियान ने अपना हाथ वांगची के सामने किया, तो वांगची ने भी कुछ सोचने के बाद अपना हाथ आगे बढ़ाया और वूशियान के हाथ में रखा। वो नहीं जानता इस चीज़ का अंजाम क्या होगा, पर उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे बस उसे वो हाथ थामना है। वो कहीं डूब रहा है, वो कहीं गिर रहा है और बस ये एक हाथ आया है उसे बचाने के लिए और उसे बस इसे थामना है। उसे बहुत थकान हो रही थी और बस एक यही उम्मीद की किरण थी जो उसे अपने सामने महसूस हो रही थी। तो वांगची ने बस ज़्यादा सोचे बिना उस हाथ को थाम लिया। अब वूशियान वांगची को उठाकर बेड पर लेकर आया। फिर उसने वहाँ का डेकोरेशन हटाया और वांगची से कहा, तुम आराम से लेट जाओ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। क्या तुम्हें कुछ और चाहिए, पानी वगैरह? पानी? वांगची ने कहा। तो वूशियान ने तुरंत उसे पानी का ग्लास पकड़ा दिया, जिसके बाद वांगची वहीं आराम से सो गया और वूशियान काफ़ी देर तक वांगची की तरफ देख रहा था। आज उसका सपना पूरा होने को आया था, मतलब वांगची सच में उसका ओमेगा बन चुका था। शायद जिस चीज़ के लिए वो इतने सालों से कोशिश कर रहा था, वो चीज़ आज पूरी होने को आई थी। वूशियान शुरू से काफ़ी नटखट बच्चा था। उसके माता पिता नी मिंगजे के कंपनी के साथ पार्टनर थे। जब उसने अपने माता पिता को खो दिया, तब नी मिंगजे ने वूशियान की जिम्मेदारी और बिजनेस दोनों को संभाला। उस वक्त वूशियान ज़्यादा चीज़ें समझता नहीं था, मतलब खाओ पियो खुश रहो, दगा की बातें सुनो, यहीं तक उसकी लाइफ थी। हाँ, वो दगा की इज्जत करता था और सिचनगा के आने के बाद उनकी भी इज्जत करने लगा। ये सब कुछ बड़ा नॉर्मल था, बड़े आराम से उसकी ज़िंदगी गुजर भी रही थी। फिर उसकी ज़िंदगी में आया वांगची, सिचनगा का छोटा भाई, जिसे देखकर वूशियान का दिल पहली बार धड़का। वो कुछ 15-16 साल का ही होगा जब उसने वांगची को पहली बार देखा था। उसके वो बिल्कुल
पफी चिक्स, जिसे देखने के बाद वुशियान को उसे गुगली गुगली वुश करने का मन कर रहा था। मतलब वांगची सच में बड़ा प्यारा था, बड़ा क्यूट, और वुशियान को पहली नज़र में ही वो बहुत अच्छा लगने लगा था। उस तरह से नहीं, वुशियान भी शायद उन फीलिंग्स को उस वक्त जानता नहीं था, पर फिर धीरे धीरे वुशियान चीज़ों को समझने लगा और उसे पता चल गया कि वांगची के लिए उसके दिल में जो कुछ भी फीलिंग्स है वो रॉ है। वो वांगची को ज़िंदगी भर के लिए अपने साथ रखना चाहता है, उसे अपना ओमेगा बनाना चाहता है। कुछ टाइम बाद उसकी रेड भी आई और उसे पता चला कि वांगची ही उसका मेट है, उसका ओमेगा है। जब उसने ये बात अपने दागा और सिचेंगो को बताई तो सिचेंगो ने वुशियान के सामने एक शर्त रखी कि वुशियान को उसके दागा जितना ही सक्सेसफुल बनना पड़ेगा, जिसके बाद सिचेंगो खुद वांगची और वुशियान की शादी कराएंगे। जिसके बाद वुशियान ने बड़ी मेहनत करके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने लिए एडमिशन करवा लिया था। मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह देके वो विदेश पढ़ने के लिए चला गया था और सच में सक्सेसफुल बनकर वापस भी आ गया था। पर चीज़ें जितनी सीधी दिख रही थी उतनी सीधी थी नहीं। वांगची को पहले ही किसी और अल्फा से प्यार हो गया। शायद वो प्यार नहीं था, वांगची शायद अपनी खुद की वैल्यू नहीं जानता था। वुशियान इन सब बातों को अच्छे से समझता था, पर वुशियान ने तब भी सबसे बात करके वांगची की खुशी के लिए स्टैंड लेना चाहा। पर जब उसे पता चला जिन जिशुन की नज़र में वांगची की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो तो बस उसे इस्तेमाल कर रहा है, ये देखकर वुशियान से रहा नहीं गया। वो खुद शादी के लिए तैयार हो गया। बस 8 दिन में उसके सामने बहुत सारी चीज़ें थी करने को। एक तो उसका घर सेटल होना था, फिर शादी की तैयारियां थी, जिस बीच में वो वांगची से बातें ही नहीं कर पाया। पर वो बातें जो तब नहीं हुई वो अब से होंगी। अब वांगची और वुशियान के पास तो समय ही समय है एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए। तो अब आगे से वो दोनों अपने रिश्ते को एक नया मुकाम देंगे। उनका रिश्ता हस्बैंड वाइफ का नहीं बल्कि इक्वलिटी का होगा, अल्फा ओमेगा का नहीं बल्कि सोलमेट्स का होगा। ये सोचकर वुशियान भी वांगची के बगल में लेटकर अपने भविष्य के सपने सजाने लगा। खैर वो रात तो गुजर गई। अगली सुबह जब वांगची की आँख खुली, हमेशा की तरह घड़ी में सुबह के 5 बज रहे थे। नींद से जगने के बाद वांगची हड़बड़ा कर खड़ा हुआ। उसे ऐसा लगा कि उसके बदन में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, पर अभी तो ऐसा नहीं था। उस वक्त वांगची को वो मेडिसिन दी गई थी जो उसकी हीट को ट्रिगर कर देंगी, जिसके बाद जिन जिशुन ने उसका अच्छे से फ़ायदा उठाया था। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं था। वांगची को फील हुआ कि उसके बदन में बहुत तेज़ दर्द है, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो बिल्कुल फ्री था। यहाँ तक कि उसने अंगड़ाई भी ली, पर कुछ नहीं था, कहीं दर्द नहीं था। उसका अल्फा बिस्तर की दूसरी तरफ सोया हुआ था। शायद उसने वांगची को टच भी नहीं किया। ये देखकर वांगची को बड़ा अच्छा लगा। फिर वो हड़बड़ाकर सुबह के कामों में लग गया, जैसे उसके अल्फा के लिए ब्रेकफास्ट बनाना, सफाई करना, क्योंकि ये सब उसने किया था। वो फीलिंग्स थी उसके अंदर, बस यादें नहीं थी। तो वो बिल्कुल उसी तरह से काम करने की कोशिश करने लगा। पर कुछ देर बाद उसका अल्फा भी आया और उसने आकर वांगची से कहा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? तो वांगची बस चुप रह गया, क्योंकि उसके पास जवाब ही नहीं था। तो वुशियान ने आकर कहा, इतनी जल्दी मत उठा करो, तुम 6 साढ़े 6 बजे उठोगे तब भी चलेगा, और ये सब काम तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हमारे पास हाउस हेल्प है। वांगची बस सोच में पड़ गया। हाउस हेल्प? वुशियान ने कहा, नौकर है, हमारे पास बहुत सारे सर्वेंट हैं, तो तुम इन सब चीज़ों के लिए परेशान मत हुआ करो। ठीक है, वांगची ने कहा।
वुशान ने कहा, चलो अब चाहो तो वापस आकर सो सकते हो। वांगजी वापस से बेडरूम में आ गया और फिर लेट गया। सोचने लगा कि अब वो क्या करे। उसके पास करने को ज़्यादा कुछ था नहीं। इधर वुशान को भी नींद नहीं आ रही थी। उसने करवट बदल कर वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, नींद नहीं आ रही है? वांगजी ने जवाब दिया। वुशान ने कहा, क्यों ना हम जॉगिंग के लिए चले? हम? वांगजी ने चौंक कर पूछा। वुशान ने कहा, हाँ, क्यों, तुम जॉगिंग नहीं करते? वांगजी ने कहा, करता था। वुशान ने कहा, था मतलब? क्या तुम आगे से अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे? वांगजी इस बात पर कोई भी जवाब नहीं दे पाया। वुशान ने कहा, चलो मेरे पास स्पेयर शूज़ है तो इन्हें पहन लो। इसके बाद वुशान ने अपने कुछ ट्रैक सूट भी वांगजी को दिए, जो अभी तो वांगजी को बड़े हो रहे थे। वुशान ने कहा, लगता है हमें जल्द ही शॉपिंग के लिए जाना पड़ेगा। वांगजी इस बात पर चौंक गया। उसके लिए कोई चीज़ हो रही है, ये तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था। जबकि वांगजी की पहली लाइफ बिल्कुल ऐसी ही थी, मतलब शादी से पहले की लाइफ तो ऐसी ही थी। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी, होती थी। उसके अंकल, उसके भाई उसको प्रायोरिटी दिया करते थे। पर पता नहीं क्यों वांगजी को ऐसा लग रहा था कि वो एक बहुत लंबी डिस्ट्रेस भरी ज़िंदगी जीकर आया है। जबकि 8 दिन पहले तक तो सब कुछ नॉर्मल था। खैर, वांगजी ने वो शूज़ पहन लिए और फिर दोनों रनिंग के लिए चले गए। वुशान इस पूरे वक्त वांगजी से काफ़ी सारी बातें कर रहा था और वांगजी भी कोशिश कर रहा था उसके उस ग्रीफ से, उस सैडनेस से उभरने की, जो पता नहीं क्यों उसके अंदर भर सा गया है। खैर, जॉगिंग से वापस आने के बाद वांगजी ने देखा ब्रेकफास्ट उन दोनों के लिए पहले से ही रेडी करके रखा गया है। ये देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगा। वुशान उसे घर के कामों के बारे में, सर्वेंट्स के बारे में बता रहा था, सबसे उनकी जान पहचान करवा रहा था। ये देखकर वांगजी को काफ़ी अच्छा लगा। मतलब पहले जब उसने घर देखा था तो वो ये सोचता ही रह गया कि इसको साफ़ करने में कितना टाइम लगेगा। पर अब ये घर उसे उस तरह से बड़ा नहीं लग रहा था जिससे उसका काम बढ़ गया हो। उल्टा वो तो इन सब चीज़ों को, इस लग्जरी को पाकर खुश था। मतलब खुश होने की कोशिश तो कर रहा था, या शायद सच में खुश ही था। खैर, उनका ब्रेकफास्ट होने के बाद वुशान ने कहा, चलो तैयार हो जाओ। कहाँ जाना है? वांगजी ने पूछा। वुशान ने कहा, क्यों, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? अचानक से वांगजी को याद आया, उसका कॉलेज तो अभी भी चल रहा है। फिर उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसे कह रहा हो, अब से तुम्हारा कॉलेज बंद, अब तुम बस घर पर रहोगे, मेरे माँ पापा का ख्याल रखोगे। वांगजी को समझ नहीं आया ये कौन बोला, क्यों बोला, और ऐसे उसकी पढ़ाई क्यों रुकवा दी गई। फिर अभी उसका अल्फा कह रहा है कि उसे पढ़ना है, उसे यूनिवर्सिटी जाना है। इन 8-10 दिनों बाद पहली बार वांगजी के चेहरे पर इतनी बड़ी खुशी दिख रही थी, इतनी बड़ी स्माइल आ चुकी थी। वो दौड़कर अपने बेडरूम में गया और फिर इधर उधर देखने लगा, क्योंकि वो अपने बुक्स तो लाया ही नहीं था। फिर तो वो बस अपनी बैग ढूंढने लगा। पर तभी वुशान आया और उसने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? वांगजी ने कहा, मेरे बैग्स। वुशान ने कहा, वो तो अलमीरा सेट करके रखा है, उसी में होंगे, देख लो। अब वांगजी ने अलमीरा खोल के देखा तो वहाँ उसकी सारी ज़रूरत की चीज़ें थी और सब तय करके रखा था, उसके कपड़े, बुक्स और बाकी सारी चीज़ें। ये देखकर वांगजी को और भी ज़्यादा खुशी हुई और वो तुरंत वहाँ से टॉवल लेकर नहाने के लिए चला गया। इधर उसे इतना खुश देखकर वुशान को भी पहली बार ऐसे लगने लगा कि हाँ, उसने कुछ तो अचीव किया है, उसने वांगजी की स्माइल अचीव की है। अब वांगजी फटाफट से तैयार हो गया और उसने तैयार होते ही वुशान का हाथ पकड़ लिया। वुशान को ये देखकर भी काफ़ी अच्छा लगा कि वांगजी उस पर भरोसा करता है। अब वो वांगजी को कॉलेज छोड़ने के लिए चला गया। फिर कॉलेज से वापस आते वक्त उन दोनों ने शॉपिंग कर ली। मतलब जो भी वांगजी की ज़रूरती चीज़ें थी
उनके हनीमून ट्रिप के लिए ज़रूरी चीज़ें थी वो सब कुछ ले ली। वीकेंड पर वो दोनों ट्रिप पर जाने वाले थे और उसने जानबूझकर ही निमिंगजो को वांगजी के हिसाब से वीकेंड की ट्रिप सोचने के लिए कहा था। खैर, जब वो वीकेंड पर चले गए तब तक वांगजी वुशियान के साथ इतना फ्रेंडली हो चुका था कि वो दोनों आराम से बैठकर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। वुशियान ने अब इनिशियल लेने का सोचा और उसने वांगजी के कंधे पर हाथ रखा तो वांगजी एक पल के लिए स्टिफ हो गया, पर उसने वुशियान का हाथ हटाया नहीं, ना ही वहाँ से दूर चला गया। फिर जब रात हुई तो वांगजी और वुशियान दोनों बस करवटें बदल रहे थे। दोनों को भी नींद नहीं आ रही थी। फिर अचानक से जब वांगजी वुशियान की तरफ पीठ करके लेटा हुआ था, वुशियान उसके पीछे से उसकी कमर पर हाथ रखने की कोशिश करने लगा, पर उसका हाथ मिड एयर में ही रुक गया। तो वांगजी ने जानबूझकर अपना हाथ उठाया और वुशियान के हाथ के ऊपर से रखा, जिससे वुशियान का हाथ उसकी कमर को टच कर गया और वांगजी हल्के से मुस्कुरा दिया। इधर वुशियान में भी इतनी हिम्मत आ गई कि वो वांगजी के साथ हंसी मजाक कर सके, तो उसने बस वांगजी को पेट से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और इस सेंसेशन से वांगजी ज़ोर से हंसने लगा। तो वुशियान को भी थोड़ी और हिम्मत मिल गई। फिर वो वांगजी को टिकल करने लगा और फिर वांगजी भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। फिर ऐसे ही हंसते मुस्कुराते थोड़े बहुत लड़ते झगड़ते वुशियान वांगजी के अचानक से सामने आ गया, बिल्कुल सीरियस होकर, और उसने अपना हाथ उठाकर वांगजी के गाल पर रखा। उसके फेरोमोन्स, उसके इंटेंशंस वांगजी भी समझ गया और इस बार वो भी पीछे नहीं हटा। इनफैक्ट इनिशियल लेकर वो वुशियान के गाल पर हाथ रखते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। वुशियान के लिए इतना इशारा काफ़ी था। फिर उसने वांगजी को उस वक्त पूरी तरह से अपना लिया। इधर वांगजी और वुशियान की लाइफ तो पूरी तरह से अपनी परवान पर थी। उन दोनों का प्यार, वांगजी को वो केयर, वो अपनापन वुशियान से पूरी तरह से महसूस होता था, जिस वजह से वो भी अब अपना दिल वुशियान को दे चुका था। पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट बन चुका था इमोशनली। उसकी पढ़ाई वगैरह भी सब कुछ अच्छे से चल रही थी, एग्ज़ाम्स भी नज़दीक आ रहे थे। पर तभी अचानक से एक दिन स्कूल में जिन जोशुन आकर हंगामा करने लगा। वैसे तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया था, पर किसी बहाने से वो वहाँ पर पहुँच गया और वांगजी के सामने हंगामा करने लगा कि उसने जिन जोशुन को धोखा दे दिया है और वांगजी बस शादी करके किसी और के साथ चला गया है और खुश है। जिशुन को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वांगजी उसे धोखा देकर चला गया है। उसे प्रॉब्लम इस बात से थी कि वांगजी खुश कैसे हो सकता है। तो वो वांगजी को वापस से अपनी बातों में बहलाने की कोशिश करने लगा। इनफैक्ट उसने ये तक कहा कि वो वांगजी का सीक्रेट लवर बनकर रह सकता है। वांगजी को इस बात पर इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने सबके सामने जिन जोशुन को वहीं पर जलील कर दिया। वहाँ पर वो इतना कुछ बोल गया जितना उसने शायद अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं बोला होगा। शायद वो उस पास्ट लाइफ की भड़ास निकाल रहा था, जब जिन जोशुन एक नाकारा की तरह वांगजी को बस एक बोझ की तरह परेशान करता जा रहा था और वांगजी बस अंधे प्यार के चलते, अपने ईगो के चलते उसको सहता जा रहा था। वांगजी बहुत देर तक उस पर चिल्लाता रहा, उसे बेइज्जत करता रहा, जिसके बाद जिन जोशुन वहाँ से चला गया हमेशा हमेशा के लिए। और इधर वांगजी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसे वो सारी झलक दिखाई देने लगी जो कुछ भी जिन जोशुन और उसके बीच में हुआ था। उसका परिवार, वो सब लोग कैसे वांगजी की उनके साथ नहीं बनती थी, कैसे वांगजी खुद को खो चुका था। और फिर शिजुई, वो बच्चा, पता नहीं वो बच्चा कौन था, पर वांगजी के काफ़ी करीब था। इस सब की वजह से वांगजी का सर घूमने लगा और वो चक्कर खाकर वहीं गिर गया।
जब अगली बार उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में था। उसका हस्बैंड उसका हाथ पकड़कर उसी के बगल में बैठा हुआ था, बहुत परेशान लग रहा था। इधर वांगजी ने जैसे ही आंखें खोली, वो एक पल के लिए फूशियान को पहचान ही नहीं पाया। पर तभी वांगजी ने दूसरी तरफ देखा, जहाँ पर लान सिचेन और लान चेरेन खड़े थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर वांगजी अपने दगा को पुकारते हुए बोला, काका, ये कौन है? ये देखकर फूशियान अचानक से हंस पड़ा। मतलब वो अभी तक तो परेशान था, पर वांगजी की आवाज़ सुनकर वो हंस पड़ा और वांगजी अब उसकी तरफ गौर से देखने लगा। फिर उसने अपने दगा की तरफ देखते हुए कहा, ये हंस रहा है। वूशियान अब और भी ज़ोर से हंसते हुए वांगजी का जो हाथ उसने पकड़ा था उस पर उसने अपने होठ टिकाए। अब तो वांगजी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कहा, थका, इसने मुझे किस किया? हाँ, तुम किस करने की बात कर रहे हो? और तुम्हारे डमी में जो बेबी इसने रखा है वो? ये कोई और नहीं, हमारा प्यारा न्योहेसंग था, जिसे मिंगजू ने डांट कर तुरंत चुप करा दिया। इधर वांगजी वो तो और भी ज़्यादा शौक में चला गया था। वो प्रेग्नेंट है और अब जाकर वांगजी को सारी चीज़ें याद आने लगी। हाँ, ये उसका हस्बैंड है और वो प्रेग्नेंट है। वो अब डर के मारे अपने दगा की तरफ देखने लगा तो सिचेन ने वांगजी का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ वांगजी, बहुत बहुत बधाइयाँ। ये पूरा प्रेगनेंसी का समय कैसे बीत गया वांगजी को पता तक नहीं चला। उसके हस्बैंड ने उसे पता ही नहीं लगने दिया, क्योंकि फूशियान की तो जैसे रातों की नींद उड़ गई थी। वो वांगजी के बस इर्द गिर्द घूमता रहता, इतने पागलों की तरह वो वांगजी का ख्याल रखता कि क्या करे। वांगजी चम्मच तक नहीं उठाता था। फूशियान पूरा उसे खाना खिलाने से लेकर उसका हर एक काम करता था, बिल्कुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट। शायद ये वर्ड भी वांगजी के लिए ही बना था। कट टू हॉस्पिटल। जब वांगजी ने एक प्यारे से बेबी को जन्म दिया था, सब लोग उसे देख रहे थे, खुश हो रहे थे। इधर वूशियान अभी भी वांगजी का हाथ पकड़े हुए बस उसी की तरफ देख रहा था। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, ये इंश्योर कर रहा था। वांगजी ने भी वूशियान का हाथ टाइटली होल्ड कर लिया था। तभी लान चेरेन उस बेबी की लाड़ करते हुए बोले, शिजुई, कैसा है मेरा बच्चा? तुम्हें कोई परेशानी हो रही है? क्या अंकल होइसंग तुम्हें परेशान कर रहे हैं? रुको रुको, मैं इनके कान पकड़ता हूँ। ये कहते हुए लान चेरेन और होइसंग आपस में ही हंसने लगे। सिचेन और दागा भी बेबी के ग्रिप के पास ही थे। इधर वांगजी, जिसने वूशियान का हाथ बहुत ही ज़ोर से कस लिया था, वूशियान अब भी उसके हाथ पर सहला रहा था और वांगजी बिल्कुल हॉरिफाइड होकर वूशियान की तरफ ही देखे जा रहा था। वूशियान ने कहा, हाँ, हमारा शिजुई वापस आ गया है। वांगजी अभी भी बिल्कुल हॉरिफाइड होकर वूशियान की तरफ देखे जा रहा था। तभी वूशियान की आंखों से कुछ आंसू की बूंदें गिरी और उसने वांगजी के हाथ पर चूमते हुए कहा, वांगजी, एक पूरी ज़िंदगी लगी ये समझने में कि हमें क्या चाहिए। अब तो वांगजी की भी आंखों में आंसू आ गए और वूशियान ने वांगजी को गले से लगा लिया। इधर वांगजी वूशियान की बाहों में लेटे हुए अपने अंकल और अपने बेबी को देख रहा था। वो दोनों खुश थे, जिंदा थे, सलामत थे, उसकी आंखों के सामने थे। वो अपने अल्फा के साथ था। शायद किस्मत ने उसे एक और मौका दिया था। अब वांगजी को वो सारी यादें भी वापस से याद आ गई, जो उसके लिए अभी किसी बुरे सपने से ज़्यादा नहीं थी। पर हाँ, वो इस बुरे सपने को कभी भी भूलना नहीं चाहता था, क्योंकि शायद बुरे की वजह से ही हमें अच्छे की कदर होती है। सो गाइस, यहीं पर होती है ये कहानी ख़त्म। अगर इस कहानी में आपको कहीं लूप होल्स लगे तो हो सके तो इग्नोर कर दीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो मुझे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये कहानी मैंने अलग अलग सेक्शंस में बनाई है और इसे काफ़ी ज़्यादा एडिट करके बदला भी है। तो हो सकता है शुरू की कुछ चीज़ें और एंड की चीज़ें अलग अलग हो। वेल,
मेरी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की है। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। तो चलिए अभी के लिए यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।